गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोटिक रिसोर्सेज का जो चैप्टर हमारा रनिंग में चल रहा है, आज हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है डेयरी फार्मिंग का। और डेयरी फार्मिंग से जुड़ा हुआ जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके अंदर हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा कि डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कैसे होता है, किस तरीके से डेयरी फार्मिंग के भी हम क्लाइमेटिक जोन्स के हिसाब से अलग अलग तरह से उनमें वेरिएशंस देखते हैं, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं जो डेयरी फार्मिंग के लिए चाहिए होती हैं। उसके बाद वर्ल्ड में अगर हम मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके भी प्रोडक्शन के बारे में देखें, तो वर्ल्ड्स के कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। और इस तरीके से इस टॉपिक को हम आगे कवर करते हुए बढ़ेंगे। तो बच्चों, बहुत सिंपल सी तरह से टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक रहेगा हमारा कि किस तरीके से जो डेयरी फार्मिंग है वो प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से वो जो डेयरी फार्मिंग है आगे रन करती है। तो जस्ट मैं आप लोगों को उस चीज़ को आगे बढ़ाने से पहले छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर थोड़ा सा आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, डेयरी फार्मिंग दो तरह से होती है। ठीक है, अभी मैं इस चैप्टर्स के अंदर नहीं जा रहा हूँ, टॉपिक के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको एक तरीके से हाईलाइट दे रहा हूँ कि आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। फर्स्टली, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि डेयरी फार्मिंग के दो जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। देखो, जो दो तरह से डेयरी फार्मिंग होती है, एक होती है जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है, दूसरी जो व्यापारिक या व्यवसायिक दृष्टिकोण से की जाती है। जीवन निर्वाह के लिए जो डेयरी फार्मिंग होती है उसको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं हमारे इंडिया के जो रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर, कि हर गांव के अंदर या फिर गांव के अंदर जो घर हैं, निवासी हैं, किसान हैं, उनके पास एक से दो या दो से ज़्यादा कई बार जो पशुधन पाया जाता है, और उनसे वो दूध प्राप्त करते हैं और अपने परिवार के लिए उसको उपयोग में लेके आते हैं। यदि पशुओं की संख्या थोड़ी बढ़ा दी जाती है तो उससे बचा हुआ दूध फिर वो दूसरे परिवारों को बेचकर थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं। ये बहुत छोटे लेवल पे होने वाला डेयरी फार्मिंग है। पर यदि हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे देखें तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है उसका कमर्शलाइज यूज़। यानी कि अगर मैं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से देखूं, व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखूं, तो मैं ये समझ सकता हूं कि अगर मुझे अधिक मात्रा में धन कमाने की आवश्यकता है या व्यावसायिक दृष्टिकोण से पशुपालन करने की मैं सोच रहा हूं, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिएगी। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है एक फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन। देखिए, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन के आधार पर मैं आपको जस्ट इतना बता देता हूँ कि अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन करना है तो मिल्क प्रोडक्शन को करने के लिए आपको ये ध्यान में ज़रूर रखना होता है कि जो मौसम है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, क्योंकि दोनों ही सूरतों के अंदर जो दूध उत्पादन की क्षमता है पशुओं में वो गिर जाती है। राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम देखते हैं कि जो हमारे गायें हैं या फिर भैंसें हैं उनको फ्रेश वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे फ्रेश वाटर की कमी है वहाँ पर हम इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए वो है उनका फूड। फूड यानी कि चारा जो उनको खिलाया जाता है, जिनके बाद वो दूध प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अगर चारे की क्वालिटी अच्छी होगी तो दूध का जो प्रोडक्शन है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा। पर यदि दूध या चारे की क्वालिटी में मतलब जो चारा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम होगा। फिर मिल्क जो है वो एक तरह का थ्रेशोल्ड गुड्स है जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके लिए आपको क्विकली उसको या तो यूज़ करना होता है या फिर उसको एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखना होता है जिसके बाद वो जल्दी से ख़राब ना हो, यानी कि कूल एनवायरनमेंट। तो अगर आप इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो या तो आपकी क्लाइमेट ही उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो, अगर उस अकॉर्डिंग नहीं है तो आपके पास वो रिसोर्सेज हों जिसके सहारे आप उस जो मिल्क प्रोडक्ट है उसको लंबे टाइम तक खराब होने से बचा सकें। एंड देन मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई कि बेसिकली जब हम मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमें ब्रॉड लेवल पे मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा, अगर आप उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे, पशुओं को किस ब्रीड का पशु आपको लेके आना है वो नहीं गैस कर पाएंगे या सेलेक्ट कर पाएंगे, अगर आप उनके चारे की मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, और चारा उपलब्ध होने के बावजूद भी ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है कि हर पशु, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, यानी कोई भी कैटेगरी हो, वो सभी
चारा ग्रहण करें। इस तरीके से हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। एंड देन बाजार की निकटता, यानी कि जो मार्केट है वो इट्स वेरी क्लोजर होना चाहिए जहाँ पे भी आप ये एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। जैस वाई मैंने आपको बताया दूध क्या है, एक तरीके से बहुत जल्दी ख़राब होने वाला प्रोडक्ट है, पर अब आज की टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हद तक इसको इफेक्ट कर दिया है। हम ये मानते हैं कि न्यूजीलैंड का जो मक्खन है वो इंडिया के अंदर भी आता है, न्यूजीलैंड का जो मक्खन तैयार होता है वो इंग्लैंड तक भी जाता है। तो इतना लंबा रास्ता तय करने के लिए उनकी एयर कूलिंग यानी जो एक तरह से फैसिलिटीज़ है वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द मेन क्या क्या उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर क्या क्या उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए, बेसिकली ये। देन हम उसके बाद चलेंगे उन कंट्रीज़ के ऊपर जो कि वर्ल्ड्स में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने में ज़्यादा, या फिर इनके रैंक वाइज कि इंडिया है, ठीक है, इंडिया के बाद हमारा यूरोपियन संघ है, देन यूएसए है। ये सारी कंट्रीज़ के बारे में हम देखेंगे कि कितना कितना मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और ओवरऑल इनका क्या परफॉर्मेंस इनके अंदर रहता है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ डेयरी फार्मिंग। इट्स वेरी इजी, जो मैंने आपको हाईलाइट दी इसी को आप थोड़ा इलेबरेट फॉर्म में देखते हैं। देखिए बच्चों, बेसिकली मैं आपको एक चीज़ जो अभी बताकर हटा हूँ वो यही है कि जो डेयरी फार्मिंग है वो यहाँ पे जो डिस्कस होने वाला है वो है वाणिज्यिक या कमर्शलाइज। यानी कि हम यहाँ पे आपको बड़ी संख्या में पशु चाहिए, बड़ी संख्या में पूंजी चाहिए, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, तब जब इन सारे वस्तुओं का, इन सारे मदों का, फैक्टरों का, कारकों का उपयोग करके आप जब दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो किसी मीट इंडस्ट्री को नहीं रखा जाता, केवल और केवल मिल्क को रखा जाता है, दूध को रखा जाता है। क्योंकि दूध की जो हमारी डेली रूटीन के अंदर जो आवश्यकता है वो निरंतर बन रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब आते हैं जो इसका जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको लिखना है कि कमर्शलाइज यूज़ है, कमर्शलाइजेशन के लिए हमें बेसिकली किन किन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और उन सारों से जब हम मिल्क या मिल्क से बने हुए दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। अब आते हैं द फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल दशाएं क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स बना सकते हैं, मैं भी आप लोगों के साथ जस्ट उन्हीं को ही फोकस करके आगे करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी ना हो। दूध के उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई रोल प्ले करता है तो वो है क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट मैंने आपको जस्ट बताया कि जो दो तरह की क्लाइमेट कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो है इस तरह के मिल्क प्रोड्यूस या मिल्क प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय यानी कि आपका जो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उनके अंदर, देखिए ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर एवरेज टेम्परेचर ही इज़ मोर देन 27, राइट, 27 डिग्री सेल्सियस। और उसमें अंदर जो हमारी वर्षा होती है वो भी हमारे सेलेक्टेड मंथ्स के अंदर होती है, विच इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अराउंड 3 मंथ्स, राइट। ये 3 मंथ्स भी घटते बढ़ते रहते हैं, ये फिक्स हैं भाई। इन 3 महीनों के अंदर बारिश होगी। अमूमन जो दूसरे महीने हैं वो या तो शुष्क रहते हैं या उनके अंदर थोड़ी बहुत वर्षा होती है, ये देखे हमने। अब एक तरफ होते हैं हमारे जो कोल्ड एरियाज़ हैं या कोल्ड रीजन्स हैं, जिन्हें हम आइस से कवर्ड वाले एरियाज़ भी अमूमन समझते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी इज़ लेस देन माइनस डिग्री, राइट, माइनस से भी वो कम रहता है, जिसकी वजह से बर्फ़ जमे होती है। और इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर मिल्क प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है एनिमल्स की वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन इनके अंदर एक क्लाइमेटिक जोन ऐसा है जिसके अंदर ना केवल उनके मिल्क प्रोडक्शन की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, बल्कि काफ़ी हद तक उनके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, घास की अच्छी क्वालिटी उन्हें मिल जाती है, टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली उनके पास पहले से ही है, क्योंकि ये वो क्लाइमेटिक जोन है जो पहले से ही बहुत हद तक डेवलप्ड है, राइट। सो वी विल डिस्कस स्टार्ट कि हमारे लिए जो जलवायु है, यानी कि दूध उत्पादन के लिए जो जलवायु सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है वो होती है आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसके बारे में आप लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ऐसी जलवायु के अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या होते हैं, देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप मिल्क प्रोड्यूस करना चाहते हो, मिल्क प्रोडक्शन में अपना करियर सेटअप एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ओवरऑल एवरेज जो टेम्परेचर आपको मिल्क या डेयरी फार्मिंग के लिए चाहिए, इट विल बी डिफर बिटवीन द 10 to 17 डिग्री, यानी कि 10 से 17 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा भी टेम्परेचर बढ़ जाए तो भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है और दूध के ख़राब होने की जो एक तरह से दर है वो बढ़ जाती है। अगर इससे वो कम हो जाए, यानी कि 0 डिग्री तक भी चली जाए, तो 0 डिग्री पे भी मिल्क प्रोडक्शन क्षमता जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा नहीं पड़ना चाहिए, एक एवरेज मॉडरेट जो क्लाइमेट है वो भी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। इट्स नॉट विल बी सो मच ड्राई एंड एज वेल एज नॉट सो मच ह्यूमिड, दोनों ही कंडीशंस भी
अनफेवरेबल हो जाती हैं। तो इसके लिए जो आपके वर्षा की मात्रा है इट विल बी बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 70, यानी 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसके अंदर ये खास किस्म की जलवायु अमूमन देखने को मिलती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु ही अमूमन दूध उत्पादन करने वालों के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है। और वो सारे देश जो इन क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर पाए जाते हैं, वो सभी देश या वो सभी स्थान जो हैं वो दूध उत्पादन करने में अग्रणीय रहेंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने अमूमन ये सब चीज़ें देख ली हैं कि किस तरीके से क्लाइमेटिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के अंदर दो तरह की क्लाइमेट पाई जाती हैं, उष्ण कटिबंधीय भी पाई जाती है और शीतोष्ण कटिबंधीय भी पाई जाती है। और जिन क्षेत्रों के अंदर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या जलवायु पाई जाती है वहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हद तक अग्रणी है। जैसे कि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है वो इक्वेटर से काफ़ी हद तक दूर पड़ता है, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध की टच होती है। ऊपर उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, ये ठंडे जो मुल्क हैं वो लगभग हरियाणा के संपर्क में ही हैं। ठीक है, तो जो जलवायु का प्रभाव है हरियाणा के ऊपर पर्याप्त पड़ता है। दूसरा, सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। अच्छा, राजस्थान में, गुजरात में जो अरावली पर्वत की लोकेशन है उसके चलते जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में तो बहुत कम वर्षा करता है, परंतु हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे क्षेत्रों में अच्छी वर्षा प्रदान करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब गर्मियों के मौसम में उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में हो या अरब सागर, उनका प्रभाव क्षेत्र भी हरियाणा तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो वर्षा भी लगभग उनको ओवर मॉडरेट क्लाइमेट के हिसाब से मिलती रहती है। टेम्परेचर भी इट विल बी सो बिटवीन द, अगर हम सही एरियाज के बारे में बात करें तो और हमने देखा है कि कई बार पाला पड़ता है तो हम जानवरों को, जो हमारे पशुधन होते हैं, उसके ऊपर कपड़े, बोरी इत्यादि जो ढक देते हैं, कवर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड, ओस, धुंध, पाला जो है वो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है, एनिमल्स के लिए हानिकारक होता है। जब पाला पड़ता है तो मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लाइमेट एंड देन वी विल द सेकंड टॉपिक विच इज फ्रेश वाटर। एक अज्यूम फिनोमिना है कि जो एनिमल्स हैं, अमूमन जो पशुधन है जिसके जो दूध प्रोड्यूस करते हैं, वो एक दिन के अंदर लगभग 200 लीटर पानी पीने तक की कैपेसिटी रखते हैं, यानी वो इतना पानी पी जाते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन के हिसाब से फिर उनको मिल्क प्रोडक्शन करना एंड देन वेस्ट, चाहे वो किसी भी तरह से निकले, उन दोनों ही यूजेस के बाद हम मानते हैं कि फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे फिर आपके एनिमल्स हो। और जहाँ पर भी डेयरी एस्टेब्लिश की जाती है वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि फ्रेश वाटर की कमी एनिमल्स को ना हो। देन अनुमुक्त जो उपयुक्त चराई है, यानी कि फेवरेबल जो उनकी ग्रेजिंग है वो उन्हें मिलनी चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कई तरह से, मुख्य तौर पे 2 तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर घास के मैदान उगते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर वी वर ऑलरेडी डिस्कस दैट द ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ द मतलब अर्थ, द ग्रेजिंग पावर ऑन द कैपेसिटी एंड द एक तरह से जो पौष्टिकता है वो उनके अंदर काफ़ी हद तक कम पाई जाती है, राइट। उसके अलावा जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, यानी कि जो टेम्परेट घास है या टेम्परेट जो आपके लाइवलीहुड स्टॉक की रेयरिंग प्रोसेस है, वहाँ पर बहुत अच्छी पौष्टिक घास मिल जाती है, जिसके चलते वहाँ पर किसी तरीके की बीमारियाँ, बहुत कम रोग, बहुत ज़्यादा दूध उत्पादन क्षमता, ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक के आधार पर ही जो हैं वो डिसाइड होती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम अमूमन देखते हैं कि खल, बिनोले इत्यादि, जो कि कहीं ना कहीं एक तरह से बचा हुआ मटेरियल होता है, हमारे रॉ मटेरियल्स जिनसे हम तेल वगैरह प्राप्त करते हैं, अगर वो हम एनिमल्स को खिलाते हैं और थोड़ा दूध की प्रोडक्शन वो काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम बहुत ज़्यादा हद तक सूखे चारे पे, जिसको हम तूड़ी अमूमन हरियाणा में या फिर पंजाब उत्तर प्रदेश में तूड़ी इत्यादि का यूज़ करते हैं, वो सूखा घास होता है। सूखा घास को हम जब हरी घास के साथ मिलाकर खिलाते हैं तो भी मिल्क के प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है। एंड देन अदर हमारे जो एक तरह से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत हद तक अच्छी डेवलप्ड होनी चाहिए, क्योंकि दूध से बने हुए उत्पाद जो हैं वो बेसिकली थ्रेशोल्ड गुड्स हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। सो उन्हें या तो क्विकली रिस्पॉन्स के साथ उन्हें कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगर आप उन्हें कंज्यूम करने में नहीं कर सकते या वो एक साथ कंज्यूम नहीं किया जा सकता, तो उन्हें हम ऐसे एरियाज़ के अंदर स्टोर करके रखते हैं जो कि एक एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे, यानी 10 से 17 डिग्री का टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है उसको मेंटेन करके रखें, ताकि दूध और दूध से बने हुए जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी ख़राब ना हो जाए। परंतु परिवहन की यदि हम बात करें, परिवहन थ्रेशोल्ड गुड्स को बहुत जल्दी मार्केट तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि रैपिड ट्रांसपोर्ट्स हैं, आपके पास आज पक्की सड़कें हैं। पहले ये जो बातें पॉइंट्स होते थे ये पुराने टाइम में होते थे
जब हमारे पास सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, ये रेल यातायात नहीं था, या एयरवेज हमारे पास कम थे, ठीक है, तो आज इन सारे चीज़ों को हम सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं कि आपके पास यातायात तो है, लेकिन यातायात का साधन भी फेवरेबल कंडीशंस वाला होना चाहिए। लाइक अगर आपको दूध एक स्थान से 200 किलोमीटर दूध लेके जाना है, तो आप खुले हुए ट्रक में नहीं लेके जा सकते, तो वो वैसे भी खराब हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट तो ट्रक है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के अंदर भी आपको कंडीशंस होनी चाहिए। यानी अगर उसके अंदर एयर कंडीशनर लगा हो तो आप दूध को चाहे 200 के बदले 400 किलोमीटर ले जाओ। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को खाली डेवलप करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप करना चाहिए जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन जो है वो, या मिल्क के प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से खराब ना हो। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि न्यूजीलैंड का जो मक्खन है वो इंग्लैंड, यूएसए, भारत जैसे देशों में बड़े आराम से आता है, और आने के बाद भी कई कई दिनों तक, कई कई वीक्स तक हम उन्हें यूज एंड कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जस्ट मैंने आपको जो लेक्चर में पॉइंट्स बताया था वो था मैनेजमेंट्स, अनुसंधान और विकास। बच्चों डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है, देखिए जब हम जीवन निर्वाह के लिए करते हैं तो हमें कोई ज़्यादा पैसों का लालच नहीं होता, हमें सिर्फ अपनी कंजम्पशंस को ध्यान में रखना होता है, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं एक कमर्शलाइज यूज़ की, तो हमें क्या करना होता है, तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब पैसा इन्वेस्ट करें तो उस पैसे के इन्वेस्टमेंट के बदले हमें कुछ प्रॉफिट भी मिले, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम रहे और हमें आउटपुट थोड़ा ज़्यादा मिले, लाभ हमारा बढ़ जाएं, और मार्केट के अंदर एक तरह से एक थॉट जो है, एक सोच जो है वो डेवलप हो जाए, ताकि जो प्रोड्यूस या जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो मतलब हाथों हाथ बिक जाए, ठीक है। हम अमूमन इन सारी चीज़ों को देखते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात, एक अच्छा दूध देने वाली नस्ल का सेलेक्ट करना, चुनाव करना। अगर हम जर्सी गाय या अमेरिकन गाय या देसी गाय में से किसी भी गाय को चुनना चाहें, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास पूंजी है तो हम ऐसे पशुधन को चुनेंगे जो हमें एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दूध प्रदान कर सके। हमने लागत लगाई, हमने ब्रीड सेलेक्ट की, हमने वहाँ पे एक तरह से टेक्नोलॉजी वहाँ पे सेटअप किया, वहाँ पे मशीनों से दूध निकालने का काम किया, ग्रेजिंग के लिए उन्हें बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी देना शुरू कर दिया। इन सारी चीज़ों को जब हमने ध्यान में रखा, तब हमने पाया कि एक तरह से मैनेजमेंट, रिसर्च, देखिए रिसर्च हम अमूमन देखते हैं, पहले हम क्या देखते थे, दूध के बाद हमने क्या यूज़ करना शुरू करा, मक्खन, मलाई के बाद हमने घी के बाद आज हम देखते हैं कि स्टफ्ड, यानी कि पनीर, मक्खन, चीज़, जो एक तरह से लिक्विड चीज़ है। अच्छा, आजकल हम अमूमन कहीं भी जो अच्छी अच्छी कंपनियां, लाइक अमूल की अगर हम बात करें तो अमूल है, मदर डेयरी है, मॉडर्न डेयरी है, ये भी जो एक तरह से मक्खन प्रोड्यूस करती हैं, वो भी वाइट प्लेन मक्खन कभी नहीं प्रोड्यूस करती, उसके अंदर मतलब सॉल्टेड होता है, वो थोड़ा सा नमकीन होता है, ताकि उसको भी हम अच्छे फ्लेवर्स के साथ यूज़ कर सकें। आप एनडीआरआई कभी विजिट करें तो वहाँ पे आपको लस्सी मिलती हैं, वहाँ पे आपको मिल्क शेक्स मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग वैरायटी। सिर्फ एक दूध प्रोड्यूस हुआ था, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हुआ, उसको कन्वर्ट करना शुरू किया, उनके अंदर चेंज लाने शुरू करे। दिस इज ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि ये सारे चीज़ें पहले से रिसर्च होती हैं कि आजकल मार्केट की क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चीज़ चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोड्यूस कर सकें, और उनका जो समय है उसको भी बढ़ाया जा सके और अच्छे से अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। दिस इज ऑल अबाउट, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट, बाजार का निकट होना। नीचे इसके एक बड़ा अच्छा पॉइंट मैं आपको जर्नलिज्म में, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके हैं। क्विक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आप पलक झपकते ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएं, इतने रैपिड ट्रांसपोर्ट हमारे पास हैं। तो इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी बाजार की निकटता का मुद्दा क्या है? देखिए, बाजार की निकटता का मुद्दा वो है कि जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट मार्केट में जाए और वो वहाँ पर हाथों हाथ बिक जाए। ये है मार्केट की निकटता। मान लीजिए मैंने किसी एक ऐसे एरियाज के अंदर मीट इंडस्ट्री लगा दी जहाँ पे ज़्यादातर इस तरह के मतलब शाकाहारी लोग रहते हैं, तो फिर क्या मेरी जो प्रोडक्शन है उसको सही वेल्थ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट छोड़ो, आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो ये होता है बाजार की निकटता, कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ मार्केट में जाए और वो बिक जाए, हाथों हाथ बिक जाए। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट का भी होना जरूरी है, लेकिन अच्छे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड देन द पॉइंट नंबर 7 इज all that things which are already discussed in the last few minutes, it will be based on the capital, पूंजी का निवेश बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और होता भी है, क्योंकि हम अमूमन देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े फार्म्स के अंदर मशीनें लगी होती हैं, ग्रेजिंग के लिए मशीनें लगी होती हैं, वॉशिंग के लिए एनिमल्स के मशीनें लगी होती हैं, उनके बाथ के लिए, उनको क्लीन करने के लिए मशीनें लगी होती हैं, मिल्किंग के लिए मशीनें लगी होती हैं, प्रोसेस्ड के लिए, पैकिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, एवरीथिंग
डिपेंड्स ऑन मशीन एंड मशीन्स ओनली ऑन डिपेंड्स ऑन द कैपिटल, राइट। ये है जनरल एक आइडियाज एंड फेवरेबल कंडीशन फॉर द डेयरी फार्मिंग। लेट्स बिगिन द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, यानी कि विश्व में कौन कौन से वो प्रमुख देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है, और दूध उत्पादन होने के साथ साथ विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में वो क्या होता है, हमारा आगे एक्सपोर्ट होता है। सो फिलहाल के लिए अभी आज हमने इतना ही देखा है, अभी हम जो 2 मिनट में इसको ही आगे कवर भी करेंगे, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं हम उन कंट्रीज से। सबसे पहले एक लिस्ट आउट है, मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ, आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बड़े इजी से इजी वे में समझिएगा बच्चों, बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है ये, बहुत तरह से कंसेप्चुअल है, ना ही बहुत ज़्यादा लेंथी है। बट हाँ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक प्रॉपर पैटर्न्स के अंदर आप इन क्वेश्चन को चलेगा। आप मिल्क इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, देन मीट इंडस्ट्री आएगी, देन वूल इंडस्ट्री आएगी, पैटर्न सेम है। आपको उसका इंट्रोडक्शन देना है, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फेवरेबल कंडीशन के उस क्लाइमेट क्या क्या क्लाइमेट चाहिए, किस तरीके से आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है, कितनी पूंजी, कितनी रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, एंड देन वी विल मूव ऑन द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। देन द स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ इंडिया, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के अंदर इंडिया इज़ द नंबर 1 पॉइंट, यानी नंबर 1 ऑन इन द रैंकिंग टेबल। इन सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के अंदर जो सबसे बड़ी फ़ायदा की बात है या सबसे बड़ा नुकसान है, दोनों मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड विश्व का दूसरा नंबर का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम अच्छे से जानते हैं। और भारत क्या छोड़ो, विश्व के सभी देशों के अंदर जनसंख्या को दूध की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है। तो चाहे हम किसी भी लेवल पे बात करें, भारत की बात करें या फिर हम किसी दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, तो मिल्क इज़ अ वन ऑफ द बेसिक नीड फॉर द पर्सनस या फॉर द पीपल, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे जब हम बात करते हैं तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है कि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हम मिल्क प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और यही कारण है कि हम विश्व के सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाले देश हैं। परंतु जो नुकसान है वो क्या है, यहाँ पर जो दूध उत्पादन किया जाता है वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से कम किया जाता है और जीवन निर्वाह की दृष्टि से अधिक किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इनके अलावा हम वहाँ डे टू डे रूटीन लाइफ में देखते हैं। आप लोगों को एक बड़ा अच्छा फैक्ट मैं जनरलाइज डिस्कस कर दूंगा इसी टॉपिक के अंदर, लेकिन तब तक के लिए आप जनरली इतना समझिए कि भारत जो है वो वर्ल्ड का 1960 लाख टन 1960 लाख टन दूध उत्पादन अकेला भारत करता है। और ये जो स्ट्रेंथ है 1960 लाख टन अमूमन जो है विश्व के कुल दूध उत्पादन का 23% है। कितना परसेंट है? 23% है। और जिसके कारण हम अमूमन विश्व में दूध उत्पादन करने वाले सबसे बड़े देश हैं। अब आते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले भारत का जो दूध है वो किस तरीके से डिफर करता है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि भारत का जो दूध है या भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो दोनों ही प्रकार की पाई जाती हैं, उष्ण और शीतोष्ण, राइट। उष्णकटिबंध के अंदर तापमान में बहुत वेरिएशन होता है, दूध की मात्रा कम या ज़्यादा होती रहती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे विश्व के मुकाबले, विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले भारत के अंदर जो दूध उत्पादन करने वाले जो जीव जंतु हैं, एक तरह से एनिमल्स हैं, वो क्या हैं? भैंस। विश्व के दूसरे देश जो है वो गाय का दूध प्रोड्यूस करते हैं। और गाय के एक तरह से अगर मैं नंबर ऑफ स्ट्रेंथ की बात करूं तो भारत के अंदर इतनी गायें हैं जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गाय का दूध जो है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में यूजफुल नहीं माना जाता या यूज में नहीं लाया जाता। भारत के अंदर जिस एनिमल का दूध सबसे ज़्यादा यूज में होता है वो है भैंस, ठीक है। और गायें जो है विश्व की सबसे ज़्यादा है, फिर भी उनकी मात्रा जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया, क्यों? क्योंकि एनिमल में जो गाय है वो हमारे लिए रिलीजियस है, उसके लिए दया भाव है, तो हम उसको ज़्यादा मतलब ये मानते हैं कि हमारे रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके अंदर हम उसको ज़्यादा परेशान करने के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। और यही कारण है कि अगर गाय की जो प्रोडक्शन इतनी अच्छी होने के बावजूद भी हम भारत के अंदर इतनी ज़्यादा मात्रा में मिल्क प्रोडक्शन गाय से कम करते हैं बल्कि भैंसों से ज़्यादा करते हैं। दूसरा, भारत के अंदर मैंने आपको बताया दोनों ही प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन पाई जाती हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो बहुत ज़्यादा कम या मतलब बिगड़ता बनता रहता है, ज़्यादा तबीयत भी खराब होती है। लेकिन डेनमार्क की जो गायें हैं, खाली डेनमार्क की गायें भारत के गाय के मुकाबले 18 गुना अधिक दूध देती हैं, ठीक है। 18 गुना अधिक दूध अमूमन जो है वो डेनमार्क की गाय देती है, बहुत अच्छी बात है। भारत में दूध उत्पादन वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया जाता, मैंने आपको बताया कि जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। देखिए जस्ट मैंने आपको बताई कि उष्णकटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु है, सीमित वर्षा है, तापमान बहुत अधिक कम होते ज़्यादा होते रहते हैं,
और इसी विषम परिस्थिति कंडीशन के कारण दूध उत्पादन जो है वो देश में इतना अच्छा विकसित नहीं हो पाया। ये जस्ट मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। लेकिन मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जीवन निर्वाह के लिए करते हैं तो छोटे छोटे दुधारू यानी जो दूध वाले हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ब्रॉड लेवल पे मिल्क जो इंडस्ट्री है वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाई, बहुत ही कम है जो जिनके पास 100-200 या इनसे ज़्यादा गायें हैं या भैंस है जिनसे वो दूध पैदा करते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, भारत में जो शिक्षा है या पूंजी है, पूंजी इन्वेस्ट करने की जो नीयत है वो बहुत हद तक कम है। हम पैसे को अपने पास सेव ज़रूर रखना चाहते हैं, बट वी आर नॉट इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट दिस मनी इनटू अदर, एक तरह से इंडस्ट्रीज या अदर किन्हीं और तरीकों से, ठीक है। तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी भी इतने अच्छे डेवलप नहीं, बट अब क्या है, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण हो सकता है कि दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। और हमने अपने जब एकेडमिक सेशन के अंदर बहुत सारे एरियाज़ को विजिट भी किया है जहाँ के अंदर हमने देखा है कि बहुत ब्रॉड लेवल पे डेयरी फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशंस हैं। अब उनके अंदर अगर हम देखें कि भारत के अंदर मुख्य तौर पे जो राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूशन करते हैं वो है हमारा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत के अंदर जो एक तरह से दुग्ध क्रांति आई थी वो अमूल, एक तरह से जो हम जिस फर्म को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिस नाम को अच्छे से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा एक तरीके से लाई गई थी। और अमूल का जो सबसे बड़ा प्लांट है, अमूल की जो एस्टेब्लिशमेंट स्टेट है वो है गुजरात, ठीक है। लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर जो जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पाई जाती है। हरियाणा में मुर्रा भैंस जो है वो हमारा ब्लैक गोल्ड है, हम अच्छे से जानते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध प्रोड्यूस करते हैं। एक जो अच्छा फैक्ट आपको नोट डाउन करना है वो है कि पूरे विश्व में अगर हम देखें तो भारत के अंदर दूध कंजम्पशन की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि प्रति व्यक्ति दूध जो है, एक व्यक्ति को केवल 394 ग्राम दूध ही भारत के अंदर मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मिल्क डेयरी फार्मिंग के लिए फेमस एक तरह से रीज़न है, वो रीज़न ही कहूँगा, कंट्री नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन संघ वर्ड यूज़ हुआ है। और यूरोपियन संघ में हम उन सभी 27 देशों के बारे में बात करेंगे या 27 देशों के बारे में हम लिख सकते हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा अग्रणीय हैं। यूरोपियन संघ, यूरोप महाद्वीप के वो सभी देश, 27 देश जो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं वो इसके अंदर आते हैं। क्यों? सबसे बड़ी बात, ये जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है उसके अंदर देखिए जलवायु अच्छी, घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, तकनीक सबसे ज़्यादा विकसित, सबसे ज़्यादा पूंजी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इतनी कम, इतना सारा फ़ायदा होगा तो अगर दूध प्रोडक्शन होगा सही तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ही करवा पाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे बेसिकली। अब हम इसका देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो इसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन करते हैं। देखिए इसके अंदर में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी आप लोग इन तरीके से समझ सकते हैं कि अकेला यूरोपियन संघ 1670 लाख टन दूध पैदा करता है, जो कि कुल विश्व का 19.6% है। जबकि भारत कितना कर रहा था? 1960 लाख टन, जो कि कुल विश्व का कितना था? 23%। एक छोटे से चार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर गायों की स्ट्रेंथ दिखा रखी है कि पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व की 100% गायों में से अकेले 30% गायें भारत में हैं। 24% गायों की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में, देन यूएसए, चाइना, यूरोपियन संघ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ये वो प्रमुख देश है जिनके अंदर गायों की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। बट यू विल रिमेंबर ऑल फर्स्ट 3, यानी कि पहले 3 ज़रूर याद रखेगा, जिसमें भारत, ब्राज़ील, यूएसए और चाइना है 30, 24, 9 और 9.3% के साथ, ठीक है। और ये हैं वो मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज़, इनके बारे में हम डिस्कस यहाँ पे कर ही रहे हैं कि इंडिया है सबसे टॉप पे, उसके बाद है यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ के बाद है यूएसए। तो यूरोपियन संघ में कौन कौन से कंट्रीज़ है? देन जर्मनी, फ्रांस, यूके, नीदरलैंड, डेनमार्क इत्यादि। देखिए ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में करते हैं। लेकिन मिल्क प्रोडक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इन कंट्रीज़ के अंदर क्या है? सूखा दूध प्रोड्यूस करना, यानी कि विश्व का जो सबसे ज़्यादा सूखा दूध है वो इन्हीं कंट्रीज से आता है। मक्खन सबसे ज़्यादा इन्हीं कंट्रीज से आता है, पनीर सबसे ज़्यादा इन्हीं कंट्रीज से आता है। तो दूध की मात्रा तो फिर भी ये इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते, पर जितना दूध पैदा करते हैं उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा ये दूध के प्रोड्यूस या दूध के प्रोडक्ट बनाने में यूज़ कर देते हैं, ठीक है। एंड देन वी विल मूव ऑन द यूएसए, यानी कि जो हमारा यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कुल विश्व का 990 लाख टन दूध पैदा करता है, जो कि विश्व की दृष्टि, प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो लगभग 11.60 यानी 60% के आसपास पाया जाता है। और ये क्षेत्र भी मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए क्या है, लास्ट वाले इसमें मैप में देख लेते हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो ये भी शीतोष्ण कटिबंध का ही क्षेत्र है। शीतोष्ण कटिबंध के साथ साथ यहाँ पर घास भूमियाँ अच्छी हैं, पूंजी बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, यहाँ पर अच्छी किस्म की नस्लें पाई जाती हैं, क्रॉस ब्रीडिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जाता है,
ठीक है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलती है ना, जो बाकी कंट्रीज़ में नहीं मिलती, वो है मेज़ यानी कि मक्का। इस यहाँ पर एक मक्के की बेल्ट है जहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा मक्का पैदा होता है, और मक्का जो है वो एनिमल्स को खिलाकर उनको हष्ट पुष्ट किया जाता है, मोटा अनाज खिलाकर उनसे ज़्यादा मात्रा में दूध की प्राप्ति की जाती है। सो अभी तक हमने जिन कंट्रीज़ की बात करी, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिया, देन वी विल मूव ऑन एक तरह से यूरोपियन यूनियन एंड देन यूएसए। These three countries या these three major reasons we have already discussed. So move on the next point, which is, देखिए यूएसए के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये 990 लाख टन दूध पैदा करता है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज़ है। और इसके अलावा मिसोरी नदी से लेकर बेसिकली उत्तर कनाडा, पेटामक जो है रिवर्स वगैरह तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें में देखें हम अमूमन जो है यूएसए के अंदर विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी निवास करती है, तो कंजम्पशंस भी अच्छा है वहाँ पे। लेकिन कंजम्पशंस के आधार पर अगर हम देखें तो भी भारत जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रणीय है कंजम्पशंस के मामले में, लेकिन ये कंट्रीज़ उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। प्रोडक्शन अलग होता है, एक्सपोर्ट के मामला अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो हमने अभी देखी। और इसके अगली जो कंट्रीज़ हैं, देखिए यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं कि आर्द्र जलवायु है, ऊंचा नीचा पहाड़ी क्षेत्र भी पाया जाता है, यहाँ पर गर्मी की वर्षा जो है वो लंबे समय तक होती है, आर्द्र बना रहता है, समशीतोष्ण जलवायु है, हष्ट पुष्ट जानवर बने रहते हैं, दूध जो है वो उत्तम किस्म की नस्लों से प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर मक्के की एक बेल्ट पाई जाती है, और अंध महासागर के निकट होने के कारण दूध उत्पादों का निर्यात आसानी से होता है, ठीक है। फिर आता है पाकिस्तान जो कि विश्व का 470 लाख टन दूध पैदा करता है और अकेला विश्व का 5.5% दूध पैदा करने में अग्रणीय है, ठीक है। फिर आता है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो 350 लाख टन दूध पैदा करता है जो कि विश्व का 4.1% माना जाता है। 3.7% की रेगुलरली यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलती है। फिर आता है हमारा चाइना। चाइना विश्व की एक महाशक्ति के रूप में है, परंतु मिल्क प्रोडक्शन के अंदर ये बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब वाव परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस इसकी नहीं है। इसका जो दूध प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक कम है, और अगर ओवरऑल इसका मैं एक तरीके से आगे का डिस्ट्रीब्यूशन देखूं या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इसके सेंड करने की प्रोसेस देखूं, तो भी लगभग ये केवल और केवल 330 लाख टन ही दूध पैदा कर पा रहा है, और ओवरऑल 3.86% की जो है वो इसकी एक तरह से प्रतिशत है ओवरऑल कंट्रीज़ के अंदर इनका जो परफॉर्मेंस है। देन आता है रूस या रशियन फेडरेशन विच इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस 310 लाख टन मिल्क एंड विच इज़ द ऑलमोस्ट विच इज़ ऑलमोस्ट 3.6%। जो चाइना है वो अकेले लगभग 4% के आसपास दूध पैदा करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो दूध तो कम पैदा करता है, परंतु दूध के बने हुए प्रोड्यूस या जो प्रोडक्ट हैं वो सबसे ज़्यादा मतलब आगे ट्रांसफ़र करता है या सेंड करता है। सूखा दूध बनाने में सबसे ज़्यादा चाइना का हाथ है, चाइना कह रहा हूँ, न्यूजीलैंड है। और उसके अलावा बहुत सारे मैदान है वहाँ पर, तुरंगी का मैदान है, वाडियूक का मैदान है, और इसके अलावा वहाँ पे ऑकलैंड का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जर्सी जो गाय हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, क्रॉस ब्रीडिंग है। देखिए मैं एक चीज़ फैक्ट आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और जो न्यूजीलैंड है वो अब भी एक तरह से पूरे तरीके से स्वतंत्र देशों की संख्या में ऐसे श्रेणी में नहीं आते। देखिए आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे आपको इसके अंदर एक पॉइंट ये सुनने को मिलेगा कि अंग्रेज़ों से मिली हुई तकनीक के आधार पर भी ये आज भी उसी तकनीक का उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया आज भी बहुत सारे डिसीजंस के लिए इंग्लैंड पर यानी कि यूके पर डिपेंड करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पर जर्सी गायें बहुत अच्छी मिलती हैं। आज जलवायु बहुत फेवरेबल है, हरे हरे घास के मैदान बहुत हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास जिसको हम कहते हैं वो पाई जाती हैं। दूध अच्छी मात्रा में होता है, जितना दूध होता है उससे ज़्यादा मात्रा में ये क्या करते हैं उसका अन्य उत्पाद बनाने में उपयोग करते हैं। पूंजी बहुत अच्छी है। अच्छा, इंग्लैंड से आने वाली तकनीक है, अंग्रेज़ों से भी पूंजी जो अनुभवी ने मिला है वो भी इनके लिए फ़ायदेमंद है। इन सारे ओवरऑल के आधार पर देखें तो जो न्यूजीलैंड है वो 220 लाख टन दूध पैदा करता है जो कि कुल विश्व का 2.58% के आसपास है। फिर आता है टर्की। टर्की भी अमूमन जो है वो विश्व का लगभग 2% के आसपास दूध पैदा करता है, यानी कि 220 लाख टन ही जितना कि न्यूजीलैंड है। एंड देन वी विल मूव ऑन ऑस्ट्रेलिया विच इज़ ओनली द प्रोड्यूस द 2% ऑफ टोटल डेयरी फार्मिंग मिल्क फ्रॉम द कंट्रीज़। अगर देखें ओवरऑल यहाँ पर भी सारी चीज़ें वही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ की इसके अलावा मैं आपके साथ एक दो टेबल्स हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टेबल नंबर 7.8 विश्व में पनीर उत्पादन करने वाले देश। बच्चों ये सारे याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी आप स्टार्टिंग के 2-3 तो ज़रूर याद रखिएगा। यूएसए विश्व में पनीर उत्पादन करने का सबसे अग्रणीय देश है, देन जर्मनी एंड देन फ्रांस एंड देन इटली।
ये देखिए पहले 4 में से एक कंट्री यूएसए है, अलग से अलग कॉन्टिनेंट है, बट जो 3 हैं वो हमारे यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जर्मनी, फ्रांस और इटली। ठीक है, फिर उसके बाद है मक्खन उत्पादन करने में भारत विश्व का सबसे अग्रणीय देश है। फिर आता है यूरोपियन संघ जो अकेले 16%, और मक्खन के उत्पादन में भारत विश्व का लगभग 40% या 42% दूध मक्खन पैदा करता है। फिर यूएस से आता है, यानी मक्खन में 3 प्रमुख देश कौन से हैं? भारत, यूरोपियन संघ और फिर आता है यूएसए। अगर हम पनीर की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और इटली। ठीक है, सो ये जो चार्ट यहाँ पर दिए गए हैं आप लोग देख रहे हैं, ये इन्हीं टेबल्स का एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ग्राफ के माध्यम से बार मेथड के माध्यम से इन्हें रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो एक टेबल हमारी बच गई थी वो थी गायों का वितरण। मैंने आपको बताया कि ब्राज़ील, भारत में सबसे ज़्यादा गायें हैं, फिर ब्राज़ील, फिर यूएसए। ठीक है, 30% अकेला भारत के पास हैं, फिर 24%, फिर 9%, और देन चीन। चाइना के अंदर भी क्या है, 9.25% के आसपास गायें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेबल्स एंड द मेन टॉपिक ऑफ दिस योर लेक्चर। सो आप सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को रीड कीजिएगा, अच्छे से नोट प्रिपेयर कीजिएगा। इन देयर एनी डाउट्स एंड एनी queries, then message me on my WhatsApp number. This is all about this lecture. Thank you so much. Have a nice day.